हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। हिटलर एक ऐसा शब्द है, ऐसा नाम है जो आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो सुना ही होगा। जो लोग ज़्यादा क्रूअल होते हैं या खड़ूस टाइप के होते हैं उनको भी हिटलर कहा जाता है कि ज़्यादा हिटलर बनने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बड़ी हिटलर है। इस तरह की चीज़ें आपने सुनी होंगी और आज हम जानने वाले हैं एक्चुअली कि ये हिटलर कौन है और ये जो नाजिज्म है इसका क्या मतलब होता है। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। स्प्रिंग का महीना है 1945 का और मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ 11 ईयर ओल्ड एक जर्मन बॉय की जिसका नाम था हेलमत। वो अपने बेड में लेटा हुआ था और अपने मम्मी पापा की बात को सुन रहा था। उसके घर वालों को लगा होगा कि बेटा तो सो गया है, पर बेटा सोया नहीं था। वो मम्मी पापा की बातों को सुन रहा था जो काफी सीरियस टोन में बातें कर रहे थे। उसके पिता जो कि एक फेमस फिजिशियन थे अपनी वाइफ से कह रहे थे कि अब समय आ गया है कि हमें अपनी पूरी फैमिली, या तो मुझे अपनी पूरी फैमिली को मार देना चाहिए या फिर खुद सुसाइड कर लेना चाहिए। ऐसा कौन बोल रहा था? हेलमत के पापा उसकी मम्मी से कह रहे थे। हेलमत के पापा अपना डर बता रहे थे और बोल रहे थे कि अब वो लोग रिवेंज हमसे जरूर लेंगे। नाउ द एलाइज विल डू अस व्हाट वी डिड टू द क्रिपल्ड एंड जूइस। जो तो एलीज लोग हैं, अलाइज लोग हैं। देखो, वर्ल्ड वार का समय चल रहा था, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार आपको पता है 1939 से 1945 तक। और यहाँ पर जो जर्मनी की फोर्सेस है अब कमजोर पड़ चुकी थी, तो कह रहे थे कि जो एलाइज ग्रुप है अब हमें ये नहीं छोड़ेगा जो हमने जूइस लोगों के साथ करा है, जूइस लोगों को मार दिया था, क्रिपल्ड लोगों को मार दिया था। यह क्रिपल्ड शब्द आया है जो लोग थोड़े से हाथ पैरों से सही नहीं रहते उन लोगों के लिए आया है, विकलांग लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए। तो क्रिपल्ड और जूस लोगों को जिस तरीके से जर्मन ने मारा वैसे ही अब बदला लेंगे, तो ये हमें भी मार देंगे। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, जो पिता होते हैं हेलमत के उनको वुड्स में लेके जाते हैं। वुड्स मतलब लकड़ी नहीं, वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट। अगर यहाँ एस नहीं होगा, वुड यानी लकड़ी, और एस लग गया तो वुड्स टोटली जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट। तो वो फॉरेस्ट जाते हैं और ये जो फॉरेस्ट जाते हैं ना, ये इनकी जिंदगी का आखिरी खुशी वाला दिन होता है। साथ में ये गाने गाते हैं, ओल्ड चिल्ड्रन सॉन्ग गाते हैं। एंड उसके बाद हेलमत के पापा खुद को गोली मार लेते हैं उसके ऑफिस में। एंड उसके बाद हेलमत को ये याद है कि उसके पापा की जो यूनिफॉर्म थी खून में रंगी हुई, उसको फैमिली का जहाँ पर फायर प्लेस है वहां जला दिया जाता है। So traumatized by was he by what he had overheard and what had happened that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. देखो, तो हेलमत इतना ज़्यादा डर गया था, इतना ज़्यादा उसके अंदर खौफ बैठ गया था क्योंकि इतनी सीरियस उसने अपने पापा की बातें सुनी कि उसके पापा कह रहे हैं या तो एंटायर फैमिली को मार दे या फिर मैं खुद ही मर जाता हूँ, और फिर उसके पापा मर भी, खुद ही को मार भी लेते हैं गोली। तो हेलमत इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो 9 साल तक अपने घर खाना नहीं खाता, ये सोच के कि कहीं उसकी माँ उसके खाने में जहर तो नहीं मिला देगी। ठीक है, आप देख रहे हैं डर की कितनी ज्यादा, मतलब क्या सीमा है डर की कि कोई अपने ही घर खाना नहीं खा रहा, वो भी 9 साल तक खाना नहीं खा रहा, ये सोच के कहीं पूरी फैमिली को मारने की बात कही जा रही थी तो कहीं मेरी माँ मुझे ही जहर ना दे दे। ये था डर का माहौल उस टाइम की जर्मनी में। देखो, हेलमत एक बच्चा था, काफी डर गया था, वो समझ नहीं पा रहा था। उसके जो पापा थे वो एक नाजी थे, यानी कि सपोर्टर ऑफ एडोल्फ हिटलर। हिटलर का पूरा नाम अडोल्फ हिटलर था, ठीक है। सो हम में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, जैसे मैंने आपको बताया नाजीज क्या होते हैं या फिर हिटलर क्या होते हैं, और नहीं पता तो इस चैप्टर के द्वारा आपको पता पड़ने वाला है। तो आपको जहां तक पता होगा, इतना तो पता होगा कि जो हिटलर था वो जर्मनी का था और वो चाहता था जर्मनी को एक माइटी पावर बनाना, और उसने बनाया भी। लेकिन वो क्या चाहता था? पूरे वर्ल्ड पे, दुनिया पे कब्जा करना, यूरोप पे कब्जा करना। तो यार देखो, ये मुमकिन नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा चाहा, अलेक्जेंडर ने चाहा, लेकिन खुद ही सोचो ना, ये क्या रियलिटी में पॉसिबल है कि आप सब पे कब्जा कर लो? तो नहीं, वैसा ही ये भी नहीं कर पाए। एंड
यू मे हैव हर्ड दैट ही किल्ड ज्यूज, जैसे मैंने आपको बताया था ज्यू लोगों को इसने मारा। बट अगर नाजिज्म की बात करे जाए तो ये कोई एक एक्ट नहीं है किसी प्रकार का, मतलब या 2 या 3 एक्टों को मिला के कुछ बना दिया हो, वो नहीं है नाजिज्म। नाजिज्म एक पूरा सिस्टम है, एक आइडियाज का स्ट्रक्चर है अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स। तो यही हम समझने वाले हैं कि नाजिज्म क्या है। एंड हम ये भी देखने वाले हैं कि हेलमट के जो पापा हैं उसने अपने आप को क्यों मारा, ऐसा क्या फियर था उनके अंदर कि उसने खुद को ही गन से शॉट कर लिया, ये हम पढ़ने वाले हैं। मई 1945 में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था एलाइज को। एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, हिटलर, हिज propaganda minister Goebbels and his entire family committed suicide collectively in Berlin bunker in April। तो हिटलर के जो एक प्रोपेगेंडा वाले मिनिस्टर थे, जो प्रोपेगेंडा बनाते थे, सब कुछ करते थे, उसने अपनी फैमिली के साथ मिलके बर्लिन, जो कि जर्मनी की कैपिटल है, वहां पर सुसाइड कमिट कर लिया था। एंड वार के एंड में an international military tribunal at Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminals for crimes against peace, for war crimes and crimes against humanity. Germany's conduct during the war, especially those actions which came to be called crimes against humanity, raised serious moral and ethical questions, invited worldwide condemnation. What were these acts? तो नाजी लोगों ने जो सब किया, क्या किया? बहुत लोगों की हत्या करी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शैडो में, आड़ में, जर्मन लोगों ने जेनोसाइडल किया, यानी मास मर्डर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इनोसेंट सिविलियंस, बेकसूर लोगों का, जिनकी कोई गलती ही नहीं थी, उन्हें मार डाला। जैसे 6 मिलियन ज्यूस लोगों को, 2 लाख जिप्सीज को, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस को, 70,000 जर्मन्स को जो कि मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड थे। मतलब दूसरे लोगों को तो मारा ही मारा, जर्मन्स को भी मार दिया, अपने लोगों को, उन लोगों को जो डिसेबल्ड थे, है ना, कोई कमी थी उनको मेंटली या फिजिकली, क्योंकि इनका मानना था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना, आप डिसेबल्ड हो, तो आप युद्ध में तो आ नहीं पाओगे काम, तो फिर आप बेकार हो, और बेकार लोग जी के क्या करेंगे। तो 70,000 जर्मन्स जो कि डिसेबल थे उनको मार दिया गया। फिर जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे वो तो सबसे बड़ा खतरा रहते हैं, तो उनको भी मार दिया गया। और इस सब के लिए जो न्यूरेमबर्ग में ट्रिब्यूनल बना था, उसने 11 लोगों को, यानी 11 नाजीज को मौत की सजा सुनाई, और बहुत सारे लोगों को लाइफ टाइम इम्प्रिजन कर दिया गया। The retribution did come, yet the punishment of the Nazis was far short of the brutality and extent of their crimes। लेकिन जितना ज़्यादा क्राइम उनने किया था ना, जिस हद तक किया था, उस टाइप की उनको पनिशमेंट नहीं मिली थी, क्योंकि जो अलाइज थे वो खुद से नहीं चाहते थे कि कोई हार्श हम उनको ट्रीटमेंट दे, पनिशमेंट दे, क्योंकि पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी पे जो हार्श पनिशमेंट दिए गए थे, उस सब की नतीजा था ये सेकेंड वर्ल्ड वार, ये माना जाता है एलीज ग्रुप का। तो इसलिए अलाइज ने क्या सोचा कि अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। एंड ये देखिए क्या बात लिखी गई है यहाँ पर कि everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partly traced back to the German experience at the end of the First World War। What was this experience? तो आइए पढ़ते हैं आगे और समझते हैं चीजों को। देखो, अब इतना हार्श ट्रीटमेंट तो नहीं दिया ना, हार्श पनिशमेंट दिया, तो हेलमट के पापा, आपको लग रहा होगा कि वो फालतू में उन्होंने सुसाइड कर ली, क्या पता उनके साथ ऐसा ना होता, या इतना कोई ट्रीटमेंट बुरा नहीं होता उनके साथ जो उनने सोच रखा था। अक्सर अगर हम लोग कुछ गलत करते हैं ना, तो हमारे मन में एक डर बैठा रहता है, फिर कोई हमें देखता भी है तो हमें लगता है कि वो इसीलिए देख रहा है क्योंकि हमने कुछ गलत किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती हैं। अभी आपको नीचे जो दिख रहा है ये धुंधला धुंधला सा, एक्चुअली यही लोग हैं, ये सारे लोग हैं,
ये यहाँ पर ये फ्लैग है नाजी लोगों के, एंड यहाँ पर ये शपथ ली जा रही है हाथ आगे करके, जो 3 लोग हैं, यहाँ शपथ समारोह हो रहा है। सो यहाँ हम देखेंगे पहला पार्ट, द बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक। जर्मनी नो डाउट एक पावरफुल एम्पायर था अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी के अंदर, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी जर्मनी के द्वारा लड़ा गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था ये कब कब चला था, ये 1914 से लेके 1918 तक चला था। ठीक है, जर्मनी के साथ दे रहा था ऑस्ट्रिया की एम्पायर, जिसे हम ऑस्ट्रियन एम्पायर कहेंगे, और ये लड़ किसके अगेंस्ट में रहते, अलाइज ग्रुप के अगेंस्ट। अलाइज ग्रुप के अंदर इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया आते थे। सबने इस वार को बहुत ही अच्छे उत्साह से जोड़ा था, ये सोच के कि हमें विक्ट्री मिलेगी और जल्दी मिलेगी। ठीक है, लेकिन बाद में इन लोग सबको रियलाइज हुआ कि ये जो लड़ाई है ना, ये तो खिंचती चली जा रही है, और इस लड़ाई के चक्कर में यूरोप का जो सारा रिसोर्स है वो खत्म होते जा रहे हैं। जर्मनी ने इनिशियली काफी गेन किया। क्या, कैसे गेन किया, फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्यूपाई करके। हाउएवर जो एलाइज थी वो मजबूत हो गई। कैसे, क्योंकि बाद में एलाइज, ये जो इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया थे, इनको आके यूएस ने ज्वाइन कर लिया। यूएस की एंट्री हुई थी 1917 में, मतलब जस्ट वार खत्म होने के 1 साल पहले। तो 1917 में यूएस ने एंट्री करी, जीता, और जर्मनी को यहाँ पर हरा दिया गया, एंड जो सेंट्रल पावर्स थी उनको भी, नवंबर 1918 के अंदर। तो जब इंपीरियल जर्मनी की हार होती है और एम्परर को एब्डिक्शन होता है, तो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है पार्लियामेंट्री पार्टीज को कि वो दोबारा से जर्मनी की पॉलिटी और को देख सके, रिकास्ट कर सके। तो इसके लिए नेशनल असेंबली जो होती है वो वेमर एक जगह है जर्मनी में, वहां मिलती है, और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करती है जिसका फेडरल स्ट्रक्चर होता है। Deputies were now elected to German Parliament और Riksdag, जर्मन पार्लियामेंट को रिचस्टैग भी कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन। कि यहाँ बोला जा रहा है कि जो डिप्यूटीज हम इलेक्ट करेंगे जर्मन पार्लियामेंट के अंदर, वो इक्वल यूनिवर्सल वोट के ऊपर होंगे, और यहाँ औरतें भी वोट दे सकती हैं। दिस रिपब्लिक, हालांकि ये ऐसी थी, was not received well by its own people, largely because of the terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War. ये जो रिपब्लिक था ना, लोग इससे इसलिए खुश नहीं थे क्योंकि इसकी जो पॉलिसी थी बहुत बेकार थी जर्मनी के लोगों के लिए, जर्मनी की हार के बाद। एंड जो पीस ट्रीटी हुई थी वर्सलेस विथ एलाइज विथ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस, तो ये जो ट्रीटी हुई थी, कहने को पीस ट्रीटी थी, लेकिन यहाँ पर जर्मनी के साथ बहुत गंदा बर्ताव हुआ, बेइज्जती करने लायक उसका। जर्मनी की बहुत सारी जो ओवरसीज कॉलोनीज थी जर्मनी ने वो गवा दी, अपनी 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन को खो बैठा जर्मनी, 13% अपनी टेरिटरी को, 75% अपने आयरन को, 26% अपने कोल को, और ये सब किसने ले लिया, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया जैसी कंट्रीज ने। कॉलोनी से क्या मतलब है, जैसे ब्रिटेन ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया था हम पे कब्जा करके, तो उस प्रकार उस टाइम पे जर्मनी की भी बहुत सारी कॉलोनीज हुआ करती थी। ठीक है, ये जो एलाइड पावर्स थी ना, यूके, फ्रांस, पोलैंड, ये सब, इन्होंने क्या बोला जर्मनी को कि आप मिलिट्री नहीं रख सकते हो। तो ये भी अपने आप में बहुत बेइज्जती वाली चीज है कि कोई कंट्री अपनी कंट्री की हिफाजत के लिए खुद की मिलिट्री नहीं रख सकती है। ठीक है, द वार गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार एंड डैमेज द अलाइड कंट्रीज सफर्ड। और ये जो वार था ना, इसमें क्या है, जर्मनी को दोषी करार किया गया और बोला गया कि जितनी भी अलाइड कंट्रीज का नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, जो भी उन्होंने सफर किया है जर्मनी की वजह से किया है, एंड इसके लिए जर्मनी को कंपनसेशन देना होगा 6 बिलियन, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है आज के टाइम में, तो सोचिए उस टाइम पे कितना ज्यादा होगा। द एलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच राइनलैंड फॉर मच ऑफ द 1920s। जो अलाइड आर्मीज थी, इन्होंने जहां पर बहुत ज्यादा रिसोर्स है जर्मनी का, उस एरिया पे भी कब्जा कर लिया था 1920s में,
and many German held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles। और जो बहुत सारे जर्मन के लोग थे उनका ये मानना था कि जो वेमार रिपब्लिक है यही जिम्मेदार है हमारी हार के लिए भी, और जो भी वर्सलेस की टीटी में हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो ह्यूमिलिएशन हम फील कर रहे हैं, ये भी जस्ट बिकॉज ऑफ वेमार रिपब्लिक। द इफेक्ट्स ऑफ द वार। किसी भी लड़ाई के जो परिणाम होते हैं वो काफी बुरे होते हैं, और फिर तो बात हम वर्ल्ड वार की कर रहे हैं, यहाँ तो बुरे हालात होने ही थे। काफी ज्यादा डिवास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा पूरे इंटायर कॉन्टिनेंट के ऊपर, साइकोलॉजिकली भी, फाइनेंशियली भी। मतलब लोग दिमाग के तौर पे भी पीड़ित हो गए थे, इतना खून खराबा, लड़ाई, इतने लोगों की जान चली गई थी, और पैसा तो लगा ही था। एक कॉन्टिनेंट जो पहले बहुत संपन्न होता था, आज वो कर्जे में डूब गया, उसके सारे रिसोर्सेज जाने लगे, क्रेडिट से डेट पे आ गए ये लोग। अनफॉर्चुनेटली the infant Weimar Republic was being made to pay for the sins of the old empire। अब दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि जो पहले जर्मनी के राजा ने चीजें गलत करी, उसका खामियाजा ये जो वेमर रिपब्लिक है इसको भुगतना पड़ा। एंड the republic carried the burden of the war guilt and national humiliation and was financially crippled by being forced to pay compensation। नतीजा क्या रहा कि ये जो वेमर रिपब्लिक है इसको सारा बोझ उठाना पड़ा गिल्ट का, राष्ट्रीय तौर पे इसका ह्यूमिलिएशन हुआ, एंड फाइनेंशियली भी काफी ज्यादा ये वीक पावर हो गया। कौन? जर्मनी, क्योंकि इसको कंपनसेशन भी देना पड़ा यूके और फ्रांस जैसी कंट्रीज को। जो लोग वेमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे वो सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे, डेमोक्रेट्स थे, और ये इजीली टारगेट हो जाते थे बाय द अटैक ऑफ कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स के। एंड ये क्या करते थे, और उनको मॉकिंगली बोला जाता था नवंबर क्रिमिनल्स, यानी कि एक तरीके से उनका मजाक उड़ाया जाता था। और ये जो माइंडसेट था ना लोगों का, इसने एक मेजर इम्पैक्ट किया पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली 1930s का, और बहुत ही खराब प्रभाव पड़ा इस पर, किस पे? जर्मनी पे। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो असर था काफी ज्यादा हुआ था यूरोपियन सोसाइटी के ऊपर। देखो, हर सोसाइटी के अंदर ज्यादातर कंट्रीज में सोल्जर्स को सिविलियन से ऊपर ही रखा जाता है, ठीक है, अपने इंडिया में भी रखा जाता है, काफी इज्जत दी जाती है। पॉलिटिशियंस एंड पब्लिशर्स क्या करते थे, ये ग्रेट स्ट्रेस डालते थे कि आदमियों की हमें जरूरत है, और मेन जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए, एग्रेसिव होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, मस्कुलाइन होने चाहिए, ताकि लड़ सके, ठीक है। और मीडिया ना, ये जो ट्रेंच लाइफ है जहाँ पर सोल्जर्स रहते थे, इसकी काफी तारीफ करती थी, इसको ग्लोरीफाइड करती थी, लेकिन जो सच था हालांकि वो सही नहीं था। सोल्जर्स की लाइफ काफी ज्यादा बेकार थी जो ट्रेंचेस में रहते थे। कई बार क्या होता था, जहरीली गैसेस की वजह से या फिर एनिमी की शेलिंग की वजह से इनकी जान चली जाती थी, तो इनका जो शव होता था, इनकी जो डेड बॉडी होती थी, उनको रेड्स खाते थे। काफी मतलब गंदे हालात थे इन सोल्जर्स के, और उसके बावजूद भी एक एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा और नेशनल ऑनर की बातें पूरे पब्लिक स्फीयर में फैल गई थी। लोग बड़े ज्यादा दुखी थे कि ये जो हमारी पहली हार हुई है, इससे जो जर्मनी की जो इज्जत है वो पूरे वर्ल्ड में कितनी बुरी तरीके से उसको कुचला जा रहा है। यूके और फ्रांस ने हम पे इतना ज्यादा कंपेंसेशन लगा दिया है, और हमें ये लोग चूसते जा रहे हैं, हमें बर्बाद कर रहे हैं। तो जो लोग थे उनका कहीं ना कहीं दिमाग में था उनके कि जैसे फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्टे आए थे, वैसे ही हमें भी कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप की जरूरत है, ठीक है। एंड उस टाइम पे जो डेमोक्रेसी था एक यंग और फ्रेजाइल आइडिया था जो सरवाइव नहीं कर सकता था, क्योंकि काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी थी, अस्थिरता थी इंटरवार के वजह से यूरोप के अंदर। देखिए, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो वेमर रिपब्लिक के बर्थ के साथ और भी बहुत सारी चीजें स्टार्ट हुई, जैसे रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग स्टार्ट हुई,
जिसको बोला गया स्पार्टसिस्ट लीग। ये जो स्पार्टसिस्ट लीग थी ना, ये वॉल्शेविक पार्टी, याद है आपको रशियन रेवोल्यूशन में जो वॉल्शेविक पार्टी थी उसके पैटर्न पे थी। तो यहाँ पर वर्कर और सेलर्स का एक सोवियत बनाया गया, स्टैब्लिश किया गया। देखिए फिगर 3 में कितने सारे लोगों की भीड़ है, और यहाँ क्या हो रहा है, एक रैली ऑर्गेनाइज की गई है, रेडिकल ग्रुप, जिसको बोला जा रहा है स्पार्टसिस्ट लीग। ठीक है, जो मैंने आपको बताया वॉल्शेविक पैटर्न के ऊपर बनी गई है। वॉल्शेविक रेवोल्यूशन, हम वॉल्शेविक पार्टी थी ना जो रशियन रेवोल्यूशन में हमने पढ़ी थी, उसके ऊपर। ये विंटर का टाइम है 1918 से 1919 का, मतलब वही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का, जहाँ पर स्ट्रीट्स ऑफ बर्लिन, जर्मनी की कैपिटल में कितने सारे लोग हैं, और यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही है। देखिए कितनी सारी भीड़ है, ऊपर लोग हैं, नीचे लोग हैं, यहाँ भी खड़े हुए हैं लोग। जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था बर्लिन के ऊपर, उसमें एक डिमांड उठ रही थी लोगों के बीच में कि हमें सोवियत स्टाइल की गवर्नेंस चाहिए। ठीक है, एंड इसके ऑपोजिशन में सोशलिस्ट थे, डेमोक्रेट्स थे, कैथोलिक्स थे, ये लोग मिले वेमार में, ताकि ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को शेप दे सके। अब वेमार रिपब्लिक जो बनी थी वो दूसरी अपराइजिंग को क्रश करना चाहता था, और इस कौन सी अपराइजिंग थी, वो स्पार्टसिस्ट लीग थी वो। तो इसको क्रश करने के लिए उसने फ्री कॉप्स का यूज किया, लेकिन क्रश तो वो पूरी तरीके से हुआ नहीं। उसने अपनी पार्टी बना लिया, किस नाम से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी के नाम से। तो कम्युनिज्म को फॉलो कर रहा था ये स्पार्टसिस्ट लीग, और सोशलिज्म को फॉलो कर रहा था ये वेमार रिपब्लिक, एंड ये एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन बन गए। और इनकी अपनी दुश्मन क्या है, इनकी जो आइडियोलॉजीज थी काफी डिफरेंट थी, कोई कुछ तरीके से चलता था, कोई कुछ तरीके से चलता था। आगे जाके ये लोग इतने भी काबिल नहीं रहेंगे कि हिटलर का मुकाबला कर सकें। अब देखिए क्या होता है, 1923 के अंदर पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन काफी ज्यादा हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस काफी ज्यादा बढ़ गए थे जर्मनी के अंदर, क्योंकि जर्मनी ने काफी सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी, उसके लिए लोन लिया था, और अब वो क्या कर रहे थे, रिपेरेशन भी कर रहे थे गोल्ड के अंदर। ठीक है, क्योंकि रिपेरेशन समझ रहे हो कि जो आपने गलत किया उसके लिए आपको भरपाई कर रहे थे। एंड दिस डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व्स एट अ टाइम रिसोर्स वर स्कार्स, और इस सब की वजह से क्या हो रहा था, जो भी गोल्ड रिजर्व्स थे वो खाली होते जा रहे थे, वहां स्कार्सिटी आती जा रही थी। 1923 के अंदर जर्मनी ने मना कर दिया कुछ भी पे करने से। फ्रेंच ने उनकी जो लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया थी रूर, उसको जब्त कर लिया, ठीक है, ऑक्यूपाई कर लिया, एंड क्लेम कर लिया उनके पूरे कोयले पर। जर्मनी रिटेलिएट विद पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी, और इसके रिटेलिएशन में जर्मनी ने क्या करा, पेपर छापना स्टार्ट कर दिया। धड़ल्ले से इन्होंने पेपर इतने ज्यादा छापे कि घर घर में ये पेपर करेंसी हो गई, मतलब पेपर नहीं छापे, पेपर करेंसी छापी, कि घर घर में हर एक के पास बहुत ज्यादा हो गए। तो ये इतनी ज्यादा प्रिंटिंग करने से और मनी के सर्कुलेशन से जो जर्मन मार्क है, जो करेंसी है जर्मन की, वो काफी नीचे गिर गई। अप्रैल की बात करें तो एक जर्मन मार्क की कीमत 24,000 यूएस डॉलर हो गई, के बराबर आ गया वो। और जुलाई में ये हो गया 3,53,000 मार्क्स, अगस्त में हो गया 4,46,21,000 मार्क्स। ठीक है, तो ये देखिए फिगर 4 कि मतलब कितनी ज्यादा गंदी कंडीशन हो गई थी चीजें, क्योंकि चीजें तो उतनी है ना, आपके पास रिसोर्सेज उतने ही है, आपने बस पैसा बढ़ा दिया है। तो पैसा तो लोगों के पास बढ़ गया, लेकिन रिसोर्सेज तो कमी है ना। मान लो आप 100-100 के नोट सबको दे दोगे, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 10 रोटी है तो वो 10 ही रहेंगी, वो बढ़ नहीं जाएंगे। फिर जिसके पास ज्यादा पैसा है वो खरीद पाएगा। तो अब पैसा इतना ज्यादा हो गया था कि बास्केट्स और कार्ट्स में लेके जाते थे ये पैसे। देखो, baskets and carts being loaded at bank in Berlin with paper currency for wage payment. 1923, the German mark had so little value that vast amount had to be used even for small payment. मतलब पैसा इतना ज्यादा गिर गया था कि अगर छोटा सा ब्रेड भी खरीदना है तो उसके लिए लाखों रुपया, हजारों रुपया देने पड़ रहे थे। देखो मार्क की वैल्यू दिसंबर तक कितनी ज्यादा गिर गई है, 9,88,60,000। ठीक है, बाद में जाके ये जो फिगर था ये ट्रिलियंस में तक हो गया, मतलब कोई कीमत ही नहीं रह गई अब जर्मन मार्क की। इसकी वजह से जो मार्केट है वो पूरा कोलैप्स हो गया था, और जो इमेज थी जर्मन्स की वो काफी खराब हो गई थी। ये जो एक इमेज आ रही थी बाहर
कि भैया कार्ट कार्ट के अंदर, एक गाड़ी के अंदर करेंसी नोट्स को लेके जा रहे हैं लोग सिर्फ ब्रेड खरीदने के लिए। मतलब इतनी छोटी सस्ती चीज खरीदने के लिए लोग इतने ज्यादा पैसे लेके जा रहे हैं। तो ये वाली जो चीज थी ना, इसको बहुत ज्यादा पब्लिसाइज्ड किया गया पूरे वर्ल्ड वाइड। और वर्ल्ड वाइड लोगों ने ये जब चीज देखी कि भाई कितनी दर्दनाक चीज यहाँ पर हो रही है जर्मनी के अंदर, तो लोगों के अंदर सिंपैथी भी आई। इस क्राइसिस को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेमेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेमेशन तो साइंस में है, हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो रहा है मेरा अभी, जब से मैं ये वाली हिस्ट्री की वीडियो सीरीज कर रही हूँ, क्योंकि इस दौरान मेरे मुंह में थोड़े से छाले हो रखे हैं, ठीक है। तो मे बी प्रोनाउंसिएशन कुछ जगह थोड़े गलत भी हो जाए, क्योंकि जीप पे ही हो रहा है तो मैं थोड़ा अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। तो प्राइसेस काफी ज्यादा राइज हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा राइज हो जाते हैं, इसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। अब ये सब होने के बाद घटना, जो अमेरिका है वो आया था मदद करने के लिए, किसकी? जर्मनी की। एंड जर्मनी की जब मदद करने आया अमेरिका, तो मदद के लिए उसने एक डॉस प्लान इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके अंदर ये जो टर्म्स है रिपेरेशन की, इसमें कुछ चेंजेस आएंगे ताकि जो फाइनेंशियल बर्डन है जर्मन्स के अंदर वो कम हो सकेगा। फिगर 5 में देखिए, होमलेस मैन गोइंग अप फॉर नाइट्स शेल्टर। ये वो व्यक्ति हैं जिनके पास घर नहीं था उस दौरान, इतनी ज्यादा कंडीशन खराब थी 1923 में, तो रात में उनको शेल्टर मिल जाए इसकी उसमें खड़े हैं ये लाइन में। द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब देखो 1924 से 1928 के बीच में कुछ हमें सुधार दिख रहा था जर्मनी के अंदर, लेकिन ये क्या था? येट दिस वॉज बिल्ट ऑन सैंड। सैंड में बनी हुई चीज है तो परमानेंट कैसे हो सकती है? टेम्परेरी थी, क्योंकि जर्मन इन्वेस्टमेंट और जो जर्मनी की इंडस्ट्रियल रिकवरी हो रही थी वो पूरी तरीके से डिपेंड थी शॉर्ट टर्म लोन्स पे, और जो ज्यादातर यूएसए से आ रहा था। पर यूएसए को अपना सपोर्ट हटाना पड़ा जब यूएसए का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश कर गया। ये शेयर जैसे अपने यहाँ होता है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है अपने यहाँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे ही वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज काफी बड़ा, वर्ल्ड का बड़ा एक एक्सचेंज है, तो ये क्रैश कर गया था 1929 में, ठीक है। और इस सब की वजह से पीपल के अंदर क्या हो गया? एकदम से पैनिक आ गया, तो सारे लोग अपने जो शेयर्स है उनको बेचने लग गए। एक सिंगल डे में 24 अक्टूबर को 13 मिलियन शेयर्स बिक गए थे। एंड ये तो बस शुरुआत थी ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की। 3 साल के अंदर 1929 से 1932 के अंदर जो नेशनल इनकम थी यूएसए की, वो आधी से आधी हो गई, मतलब पहले जितनी थी उससे आधी गिर गई। फैक्ट्रीज बंद हो गई, एक्सपोर्ट्स बंद हो गए, फार्मर्स को बहुत ज्यादा इसका बुरा प्रभाव देखना पड़ा। जो स्पेक्युलेटर्स थे, जो पैसा लगाते थे, उन्होंने अपनी पैसा मार्केट में से हटा लिया, निकाल लिया, और इस सब की वजह से रिसेशन देखने को मिला यूएस इकोनॉमी में, जो कि पूरी दुनिया जानती है। देखो जर्मन लोगों को जो सपोर्ट मिल रहा था वो यूएसए से मिल रहा था, तो जर्मनी की इकोनॉमी पूरी तरीके से सही नहीं हुई थी, और यूएसए ने भी अपना क्या कर लिया, जो सपोर्ट है वो हटा लिया। तो अब इकोनॉमिक क्राइसिस देखना पड़ रहा है जर्मनी को, और बहुत ही ज्यादा बुरा, बुरे से भी बुरा, वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। कौन? जर्मन इकोनॉमी। 1932 के टाइम पे क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो 40% घट गया था 1929 के लेवल में, एंड वर्कर्स ने अपनी जॉब गंवा दी, और जो कर भी रहे थे काम तो उनकी जो तनख्वाह थी काफी कम हो चुकी थी। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड ने, जो नंबर थे ना अनएम्प्लॉयड के, बेरोजगार के, उनका नंबर कम से कम 6 मिलियन हो चुका था। On the streets of Germany, you could see men with placards around their necks saying, willing to do any work. Unemployed youths played cards or simply sat at street corners or desperately queued up at the local employment exchange. तो देखो अब जर्मनी की गलियों में लोग बाग खड़े होते थे, कोई कह रहा है कि मैं कुछ भी काम करने को तैयार हूँ, बस मुझे काम मिल जाए। जो यूथ थे वो ताश खेलते हुए नजर आते थे, ये गली के कोने में बैठे नजर आते थे,
या कुछ लोग लाइन लगा के लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास खड़े रहते थे। जॉब्स एक तरीके से गायब हो चुकी थी। एंड अब इस सब का नतीजा क्या होगा कि जो यूथ है, जॉब है नहीं उसके पास करने के लिए, अब पेट तो भरना ही है, तो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज करने लगेगा। ठीक है, और ये सब चीजें कॉमन हो जाएंगी एंड टोटल डेस्पेयर बिकम कॉमन प्लेस। अब इकोनॉमिक्स क्राइसिस की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा एंजाइटी आती है लोगों के अंदर, डर आ जाता है। जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं स्पेशली, जिनकी सैलरी होती है, जिनका घर ही सैलरी पे चलता है, या फिर जिनका घर किसी की पेंशन से चल रहा है, और उनको सिर्फ अपनी सेविंग्स दिखती हैं कि अब हमारी सेविंग्स खत्म होती जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू भी अब वो वैल्यू नहीं रखी। आपने देखा था ना, मार्क की वैल्यू कितनी कम हो गई, कितना ज्यादा फॉल हो गया था उसमें। और जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और रिटेलर्स होते हैं, वो भी सफर करते हैं, क्योंकि बिजनेस बर्बाद हो चुके थे। और ये जो सेक्शन था सोसाइटी का, इसके अंदर एक डर था, वो था डर प्रोलिटेरियनाइजेशन का। ये एक ऐसा डर होता है, इसमें लगता है कि हमारी जो रैंक है वो गिर जाएगी, हम वर्किंग क्लास बन जाएंगे, या ऐसा ना हो हम अनएम्प्लॉयड हो जाएं। और इसमें से भी जो अच्छे ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स थे ना, वो अपने आप को मैनेज कर पाते थे इस समय, लेकिन फिर भी वो अनएम्प्लॉयमेंट की कगार पे आ रहे थे, क्योंकि उनका भैया बड़ा बिजनेस था और बड़े बिजनेस क्राइसिस में जा रहे थे। पीजेंट्री भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई थी, क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्राइसेस थे वो हाई हो गई थी। औरतें परेशान थी क्योंकि उनके बच्चे भूखे पेट सो रहे थे। तो हर जगह दुख का ही माहौल था, हर कोई परेशान था इस क्राइसिस के चलते। पॉलिटिकली भी वेमर रिपब्लिक बहुत ज्यादा फ्रेजाइल था, बेकारी था, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन में, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफी सारे डिफेक्ट थे, जिसकी वजह से अनस्टेबल रहता था और डिक्टेटरशिप आराम से आ सकती थी यहाँ पर। पहला, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या प्रॉब्लम थी, क्या होता है, ये मैं आपको पॉलिटी में समझाऊंगी अच्छे से। इसकी वजह से क्या होता है कि अचीविंग अ मेजोरिटी, यहाँ पर एक पार्टी को मेजोरिटी लाना रहता है, और ये एक इम्पॉसिबल टास्क रहता है किसी भी पार्टी के लिए कि वो हमेशा मेजोरिटी लेके आए, है ना। और लीडिंग टू रूल अ कोalition, गठबंधन की सरकार में रूल। दूसरा डिफेक्ट क्या है, आर्टिकल 48, जिसके अंदर प्रेसिडेंट को पावर मिलती है कि वो इमरजेंसी लगा सकता है, सिविल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है ना, एंड रूल कर सकता है बाय डिक्री। तो विद इन अ शॉर्ट लाइफ, the Weimar Republic saw 20 different cabinets lasting on an average 239 days, है ना। तो 20 अलग अलग कैबिनेट बन गए, जो एक कैबिनेट एवरेज 239 डेज के लिए रहा, और आराम से जब जो आए प्रेसिडेंट आर्टिकल 48 लगा देता था, जब चाहे इमरजेंसी लगा देता था। तो ये जो क्राइसिस थी ना, ये मैनेज नहीं हो पा रही थी, और जो लोगों का कॉन्फिडेंस था डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर, वो जा चुका था। अब इस सब के बीच में एक एंट्री होगी, अब किसकी, हिटलर की। और ये जो एंट्री है हिटलर की, इसे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 जो है इस चैप्टर का, हिटलर्स राइज टू पावर। कैसे हिटलर के पास इतनी पावर आई, कैसे क्या आगे बढ़ा हिटलर, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।